अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दोस्तों, आज हमारा मौजू है कि आज हम बात कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर 1999 एक मशहूर व मारूफ वाक़या सरज़द हुआ था, यानी 1999 12 अक्टूबर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया। इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आईन मार्शल लॉ यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ क्यों लगाया। आइन पाकिस्तान के मुताबिक कोई भी फ़ौजी जर्नल मुल्क पर मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत नहीं कर सकता, लेकिन हर दौर में हालात की सितम ज़रफ़ी ने फ़ौज को ऐसा करने पर मजबूर किया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर असम्बलियाँ तहलील कर दी और मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। मुशर्रफ ने ऐसा क्यों किया, ये पाकिस्तान की सियासत का एक स्याह बाब है और आज के कलम का और आज की हमारी गुफ्तगू का यही महवे गुफ्तगू है। 1999 में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के माबैन कुछ इख्तिलाफ चल रहे थे और वो इख्तिलाफ कारगिल की वापसी से शुरू हुए थे। कारगिल वार पाकिस्तान ने जीती हुई जंग हार दी, जिसका सेहरा नवाज शरीफ और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की सेटलमेंट के सर जाता है, क्योंकि कारगिल की जंग फ़ौज ने मैदान जंग में नहीं हारी बल्कि जीती थी, लेकिन कारगिल की जंग पाकिस्तान ने बिल क्लिंटन की टेबल पर हार दी और एक जीती जिताई जंग को हार में बदल दिया गया, जिसको इंडियन जर्नल भी मान चुके हैं कि ये जंग हमने इखलाकी और जंगी तौर पर हारी और पाकिस्तान ने जीती है। नवाज शरीफ के मुशर्रफ से इसी इख्तिलाफ के बायस नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को जबरी रिटायर करने और अपने मंजूर नज़र ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ तैनात करने का फैसला कर लिया। इगरचा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनके करीबी साथियों और मिलिट्री सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऐसा करने से मना भी किया कि इस फैसले के नताइज ठीक नहीं होंगे, लेकिन मियां साहब बाज़िद थे क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर खुमार सवार था। उस वक्त ये वज़ीर आज़म ऑफ हिंदुस्तान वाजपेयी की दोस्ती का 10 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ अपनी अहलिया समेत 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका चले गए, तो मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ ने अपने फैसले को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी। मुशर्रफ की वापसी से पहले 12 अक्टूबर 1999 को मियां नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन पर साइन किए, दस्तखत किए और पीपीपी के सदर फारूक लगारी को हटाकर अपने नून लीग के लगाए गए साबिक जस्टिस साबिक सदर रफ़ीक तारड़, जिनको सुप्रीम कोर्ट हमला और जस्टिस सजाद अली शाह केस में मदद पर एहसान चुकता करने के लिए सदर बनाया गया था। रफ़ीक तारड़ से भी फाइनल अप्रूवमेंट करवाने के बाद मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट की खबर 5 बजे पीटीवी पर नशर कर दी गई। जनरल मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट की खबर सुनकर आर्मी चीफ के हलकों में इज़्तिराब पैदा हो गया। खबर नशर होने के बाद फ़ौज ने खबर दोबारा नशर करने से रोक दिया गया, जबकि मुशर्रफ की फ़्लाइट खबर नशर होने से पहले टेक ऑफ कर चुकी थी और मुशर्रफ को इस फैसले की इतला पहुंचाने का कोई ज़रिया मौजूद न था। मुशर्रफ के जहाज़ 805 PK 805 ने 6:50 पर कराची लैंड करना था, लेकिन नवाज शरीफ ने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी अमीनुल्लाह चौधरी को मुशर्रफ के जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड करने से सख्ती से मना कर दिया और यही हुक्म उस वक्त PIA के चेयरमैन और
अब एयर ब्लू एयरलाइन के मालिक शाहिद खाकान अब्बासी को भी दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और अमीनुल्लाह चौधरी के साथ नवाज शरीफ ने आईजी सिंध को भी लैंडिंग रोकने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी करके रनवे को ब्लॉक कर दिया ताकि तैयारा लैंड ना कर सके। 6 बजे के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से कैप्टन सरवत को पैगाम दिया गया कि आप तैयारा PK 805 को पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। ये सुनकर कैप्टन सरवत काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि जहाज़ में मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर थे और जहाज़ में फ्यूल सिर्फ 30 से 35 मिनट की उड़ान का बाकी था। कैप्टन ने वापस पैगाम भेजा कि जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं कि इंडिया के शहर अहमदाबाद एयरपोर्ट के अलावा किसी और मुल्क जा सके। नवाज शरीफ को जब जहाज़ के फ्यूल के बारे बताया गया तो उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट इंडिया ले जाने का कहा। कैप्टन सरवत ने जहाज़ में मौजूद मुशर्रफ के साथी ब्रिगेडियर नदीम ताज को कॉकपिट पायलट जहां बैठ के जहाज़ उड़ाता है ने बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर मुशर्रफ भी कॉकपिट में आ गया और पायलट को जहाज़ इंडिया ले जाने पर कहा, ओवर माई डेड बॉडी, ऐसा मेरी लाश पर से होगा। जहाज़ के कम्युनिकेशन सिस्टम से कराची कंट्रोल टावर रब्ता किया गया। एयर कंट्रोलर को मुशर्रफ ने कोर कमांडर कराची से बात करवाने को कहा तो एयर कंट्रोलर ने बात करवाने से इनकार कर दिया। जनरल इफ्तिखार को जब सारी सिचुएशन का पता चला तो वो कंट्रोल टावर पहुंच गए। जनरल इफ्तिखार ने पायलट से बात करवाने को कहा तो कंट्रोलर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऊपर से सख्त आर्डर आया है कि फ़्लाइट के अलावा पायलट की किसी से भी कोई बात ना करवाई जाए। कंट्रोलर का जवाब सुनकर जनरल इफ्तिखार ने इस पर पिस्तौल तान ली, जिस पर कंट्रोलर ने पायलट से बात करवाई और जनरल इफ्तिखार ने पायलट को अहमदाबाद इंडिया जाने की बजाय कराची में ही लैंड करने का कहा। जनरल इफ्तिखार ने मुशर्रफ को नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट और उसके जबरी रिटायरमेंट की खबर दी। ब्रिगेडियर नदीम ताज और जनरल मुशर्रफ भी इस वक्त पायलट के साथ कॉकपिट में मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ भी इस वक्त पायलट के साथ कॉकपिट में मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ ने 7:32 पर जनरल इफ्तिखार को ये ऑर्डर किया कि ट्रिपल वन वे ब्रिगेड जो मार्शल लॉ और वज़ीर आज़म हाउस को कंट्रोल करता है कि कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और जनरल अजीज़ को कहें कि मुल्क पर टेक ओवर कर लिया जाए और किसी को भी मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। लैंडिंग टाइम 6:50 था और तैयारा को हवा में घूमते हुए 50 मिनट हो गए थे और पायलट की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार फ़ौज की मुदाखला से 7:40 पर तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करा लिया गया। जब तैयारे ने लैंड किया तो जहाज़ में सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल बाकी था। जनरल मुशर्रफ तैयारे से उतरे तो जनरल उस्मानी ने उतरते ही उनको ये बताया कि मुझे आपको गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। इस बात पर एक लम्हा मुशर्रफ घबराए, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए वेलकम किया। मुल्क में एक बार फिर मार्शल लॉ लग चुका था। अब मुल्क का तमाम कंट्रोल फ़ौज के सुपुर्द था और आवाम की मिठाइयाँ बांटने में मसरूफ़ थी। ये वो वजह थी जिसकी वजह से मुशर्रफ ने आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए मार्शल लॉ लगाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो बनाने का यही मेन मकसद कि नवाज शरीफ सिर्फ गैरों की उंगलियों पर चलने वाला एक यार अगयार था।
اسی لیے آج اگر اس نے حکم نہ جاری کیا ہوتا تو آج کشمیر سمیت اور بھی جموں کشمیر کے علاوہ بھی اور بھی علاقے انڈیا کے فتح ہو چکے ہوتے. تو اسی لیے اور جب انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو نواز شریف کا کون سا کریکٹر اچھا آتا ہے, یہ ہم سب تو اب آئین کو توڑنا مناسب تھا. یہ جنرل مشرف نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. اگر اس وقت یہ جہاز احمد آباد لے جایا گیا ہوتا تو آج ملک کی صورتحال کچھ اور ہوتی. تو باقی دوستوں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے کمنٹس اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.